हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा तक में एक बार फिर से आप सभी का अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं एक और इम्पोर्टेंट क्लास, जिस क्लास में आज हम बात करेंगे मोर वन से रिलेटेड वो टॉप 51 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वो भी प्रश्नों की मैं आज बात करूंगा कि किस किस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये जो सीरीज़ है, ये पूरा जो आपका क्लास है, आप पूरा देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न मोर वन से रिलेटेड इससे बाहर होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने वो सभी सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हैं जो प्रायः मोर वन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो प्रश्न को शुरू करने से पहले हम थोड़ा आपको एक शॉर्ट स्टोरी वे में आपको थोड़ा समझाना चाहेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो बात आती है मगध साम्राज्य की। जब मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था, नंद वंश जिसकी जो स्थापना की गई थी वो महापद्म नंद के द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा महापद्म नंद ने की थी। उसके बाद जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से उसको हरा दिया और मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसको मौर्य वंश के नाम से जाना गया। ठीक है, और चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वो था अशोक, और इसके बाद जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की उसके ही सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने मारकर हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसको शुंग वंश के नाम से जाना गया। ठीक है, तो मैंने अब स्टोरी वे में आपको समझा दिया है। अब आते हैं प्रश्नों की ओर, हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न मौर्य वंश से रिलेटेड हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका ये रहा, पूछा गया है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि मौर्य वंश की स्थापना जो की गई थी वो किसने की थी। तो मौर्य वंश की जो स्थापना की गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब स्थापना की थी तब की थी 322 में। कब की थी? यानी कि 322 में घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठे थे तब किसको हराकर या किस व्यक्ति को हराकर वो गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, महापद्म नंद या फिर घनानंद को या फिर बिंबसार को या फिर शिशुनाग को। पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है महापद्म नंद, तो महापद्म नंद वो थे जो मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घनानंद। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था। आपको बताना है कि जब मगध पर मौर्य वंश आया था उससे पहले कौन सा वंश मगध पर राज्य कर रहा था। नाग वंश था या फिर नंद वंश था या फिर हर्यक वंश था या फिर एक नाग वंश था। ठीक है, ये 2 बार हो गया, इसको ये कर लीजिएगा। तो जब मौर्य वंश आया था तो उससे पहले जो वंश मगध पर राज्य करता था वो था नंद वंश। कौन था? नंद वंश। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास में और किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास में और किस नाम से जाना जाता है। अमित्रघात या फिर देवनामप्री, पितृहंता या फिर सेंड्रोकोटस। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगास्थनीज, कौन था? मेगास्थनीज जो था, उसने जो पुस्तक लिखी हुई थी इंडिका, उस इंडिका में उसने ग्रीक भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को उसने सेंड्रोकोटस कहा था, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास में सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है पितृहंता। तो पितृहंता से याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले हर्यक वंश को और किस वंश के नाम से जाना जाता है, तो वो पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, हर्यक वंश को। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मेगस्थनीज थे, चाणक्य थे, या फिर भद्रबाहु थे, या फिर सेल्यूकस थे। तो अगर आपसे पूछ ले चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, तो वो कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है निम्न में चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। कई बार ये पूछा गया है प्रश्न, आपसे पूछ लेता है कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। इंडिका लिखी थी, पॉलिटिक्स लिखी थी, या फिर अर्थशास्त्र लिखी थी, या फिर रिपब्लिकन लिखी थी। तो जो चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका जो नाम था वो था अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स से आप याद रखिएगा, पॉलिटिक्स जो पुस्तक लिखी गई है वो अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन जो पुस्तक लिखी गई है वो लिखी है प्लूटो ने। किसने लिखी है? प्लूटो ने। प्लूटो जो थे वो अरस्तु के ही शिष्य थे और इनके गुरु थे अरस्तु, यानी कि प्लूटो के। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या पूछा गया है? चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त सेकंड, या फिर विष्णुगुप्त, या फिर कौटिल्य, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है बी और सी दोनों, यानी कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों नाम से। तो चंद्रगुप्त के जो अन्य नाम थे उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। चलिए भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध निम्न में किससे है। ये कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, आपको बार बार यही प्रश्न जो देखने को मिलेगा। इसको बस तरीका होता है चेंज करके दे देगा, बट अधिकतर वो ऐसे ही पूछता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध निम्न में किससे है। अर्थशास्त्र से है, या फिर राजाओं के इतिहास से, युद्ध की कुशल नीतियों से, या फिर राजनीति से। तो चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है उसका संबंध राजनीति से है। किससे संबंध है? राजनीति से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मौर्य वंश के समय तक्षशिला निम्न में प्रधान केंद्र था। इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है? मौर्य वंश के समय तक्षशिला निम्न में किसका प्रधान केंद्र था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए, जैन तीर्थंकर के लिए, बौद्ध शिक्षा के लिए, या फिर बताना है वैदिक शिक्षा और धनुर्विद्या के लिए। पहले तो हम बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही चंद्रगुप्त मौर्य और जो चाणक्य थे इन्होंने इसी से विद्या प्राप्त की थी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ से विद्या प्राप्त की थी, तो उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से जो थी वो अपनी विद्या पूर्ण की थी। ठीक है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि तक्षशिला किसका प्रधान केंद्र था, तो याद रखिएगा वो था वैदिक शिक्षा और धनुर्विद्या के लिए। किससे संबंध था? वैदिक शिक्षा और धनुर्विद्या के लिए। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु का क्या नाम था। क्या पूछा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम क्या है। उपगुप्त, भद्रबाहु, महात्मा बुद्ध, या फिर राधा गुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु, यानी कि जो ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है बी वो इसका राइट हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किस विदेशी शासक ने मगध पर आक्रमण किया था। आपसे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध पर शासन कर रहे थे उस समय किस विदेशी ने मौर्य वंश या फिर मगध पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने, या फिर सेल्यूकस ने, या फिर मेगस्थनीज ने, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध पर जो आक्रमण किया था वो किया था सेल्यूकस ने। किसने किया था? सेल्यूकस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कब किया था तो आप तारीख याद रखिएगा, आपसे इसकी डेट पूछ लेता है तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने मगध पर आक्रमण किया था। ठीक है, और यही वो समय था जब चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को 6 भागों में भी बांट रखा था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को कितने भागों में विभाजित किया हुआ था, तो 6 भागों में विभाजित किया हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, मेगस्थनीज ने निम्न में कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? आपको बताना है। जो मेगस्थनीज जो था, मैं पहले आपको बता देता हूँ। मेगस्थनीज जब सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया था तो जो सेल्यूकस था उसी का राजदूत था मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि मेगस्थनीज किसके समय में या किसके कार्यकाल में भारत आया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था और यह सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, अब इस प्रश्न की बात करते हैं। तो मेगस्थनीज निम्न में कौन सी पुस्तक लिखी? तो इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी हुई है। कौन सी पुस्तक? इंडिका नामक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। में आपसे पूछा गया है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? आपको बताना है मेगस्थनीज जो था वो किसका राजदूत था। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस का राजदूत था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, चंद्रगुप्त की पत्नी कार्नेलिया को अन्य किस नाम से जाना जाता था? कौन सी? कार्नेलिया, जो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, उनको किस नाम से जाना जाता था? पहले तो हम आपको बता दें कि कार्नेलिया थी कौन। तो कार्नेलिया ये सेल्यूकस की पुत्री थी, यानी कि जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ उसमें सेल्यूकस युद्ध हार गए और उन्होंने अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी समय में 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस को दिए हुए थे। ठीक है, इस प्रश्न में पूछा गया था कि कार्नेलिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा उनको हेलेना के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, मेगस्थनीज ने पालीब्रोथा किस स्थान को कहा था? आपको बताना है मेगस्थनीज ने पालीब्रोथा शब्द का उच्चारण किया हुआ था, वो किस स्थान के लिए किया था? राजगृह के लिए, वैशाली के लिए, या फिर मगध के लिए, या फिर पाटलिपुत्र के लिए? तो मेगस्थनीज ने जो पालीब्रोथा शब्द का उच्चारण किया हुआ था वो पाटलिपुत्र के लिए किया था। किसके लिए? पाटलिपुत्र के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? आपको बताना है चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस शिलालेख से मिलती है? गुर्जरी जो शिलालेख था, या फिर जूनागढ़, खारवेल, या फिर प्रयाग शिलालेख से? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहास में जो जानकारी मिलती है वो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से। अगर पूछ ले कि जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाने का कार्य किसने किया था, तो रुद्रदामन ने इसको लिखवाने का कार्य किया था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो याद रखिएगा इसको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है जूनागढ़ अभिलेख में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देता है। चलो भाई, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म स्वीकार किया था? इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो चुका है कई बार। ये क्या पूछा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जो धर्म स्वीकार किया था वो कौन सा धर्म स्वीकार किया था? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, या फिर बौद्ध धर्म, या फिर जैन धर्म? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार किया हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? आपको बताना है
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या फिर श्रावणबेला में? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रावणबेला में गुजारे थे। कहाँ गुजारे थे? श्रावणबेला में। कई बार आपसे पूछ लेता है कि श्रावणबेला जो है वो पड़ता कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। और यहीं पर इनकी 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। ठीक है, यहीं पर श्रावणबेला में इनकी 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? आपको बताना है जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? कलिंग युद्ध के, या फिर सिंधु युद्ध से, या फिर एपियानस युद्ध से, या फिर इरामेंट युद्ध से? तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में हुए युद्ध को एपियानस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एपिनायस युद्ध से। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार जो था वो किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का, या फिर अशोक का, बिंबसार का, या फिर बृहद्रथ का? तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बिंदुसार जो था वो मगध की गद्दी पर कब बैठा? 261 ईसा पूर्व, 290 ईसा पूर्व, या फिर 270 ईसा पूर्व, या फिर 298 ईसा पूर्व? तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। 21 में पूछा गया है, बिंदुसार को और अन्य किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता था? सिंहसेन से, या फिर अमित्रघात से? सी लिखा हुआ है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता से, या फिर इन सभी से? तो बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता था, अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। आपसे पूछ लेता है कि अमित्रघात का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक। ठीक है, याद रखिएगा। सी लिखा हुआ है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, तो ये भी याद रखिएगा। इनको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी महान थे और अशोक भी महान थे, इसलिए इनको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी कहा जाता है। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। तो अभी तक आप लोग अगर एंजॉय कर रहे हैं, अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास वीडियो के आने के बाद तुरंत नोटिफिकेशन आ सके और आप आसानी से वीडियो देख सकें। बात करते हैं 22 की। पूछा गया है, बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? आपको बताना है बिंदुसार जो था वो किस संप्रदाय या किस धर्म को मानता था? तो बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? आजीवक धर्म को मानता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 23 की। पूछा गया है, बिंदुसार के दरबार में कौन सा सीरियन राजदूत आया था? बिंदुसार जब मगध पर राज्य कर रहा था तो उस समय कौन सा सीरियन राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था? तो इसके दरबार में आया था डायमेकस। कौन आया था? डायमेकस। अगर आपसे पूछ ले कि डायमेकस को किसने भेजा हुआ था, तो एंटियोकस जो राजा थे, सीरिया के राजा थे एंटियोकस, याद रखिएगा, एंटियोकस के राजदूत थे डायमेकस, जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 24 में पूछा गया है, बिंदुसार के समय में निम्न में किस जगह विद्रोह हुआ था? बिंदुसार जब राज्य कर रहा था तो उस समय किस जगह पर विद्रोह हुआ था? तो
तो उस समय जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कहाँ पर हुआ था? तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्रोह हुआ था और इसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने जो सबसे काबिल बेटे थे अशोक को वहाँ पर भेजा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं 25 की। पूछा गया है अशोक किसका पुत्र था? आपको बताना है अशोक जो था वो किसका पुत्र था? अजातशत्रु का, चंद्रगुप्त का, या फिर बिंदुसार का, या फिर बिंबसार का? तो अशोक जो पुत्र थे वो थे बिंदुसार के। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 26 में पूछा गया है अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? आपको बताना है अशोक जो था वो मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 261 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, या फिर 270 ईसा पूर्व, या फिर 269 ईसा पूर्व में? तो अशोक जब मगध की गद्दी पर बैठे थे तब बैठे थे 269 ईसा पूर्व में। कब बैठे थे? 269 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की 27 में पूछा गया है निम्न में अशोक के द्वारा बसाया गया नगर था? आपको बताना है कि निम्न में अशोक के द्वारा कौन सा नगर बसाया गया था? श्रीनगर, या फिर ललितपत्तनम, या फिर जम्मू, या फिर ए और बी दोनों, यानी कि श्रीनगर को भी बसाया था और ललितपत्तनम को भी बसाया था। आपको राइट ऑप्शन देखना है। तो अशोक के द्वारा श्रीनगर को भी बसाया गया था और ललितपत्तनम को भी बसाया गया था, जो कि वर्तमान में आपके नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। बात करते हैं अगले प्रश्न की 28 में पूछा गया है अशोक मगध की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? आपको बताना है कि अशोक जब मगध की गद्दी पर बैठे थे उससे पहले किस जगह के राज्यपाल थे? तो अशोक के मगध के गद्दी पर बैठने से पहले वो अवंती के राज्यपाल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की 29 में पूछा गया है अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता था? देवनामप्री, अमित्रप्री, या पितृहंता, या फिर अन्न? तो अशोक को अन्न जो नाम रखा गया था वो देवनामप्री से जाना गया था, यानी कि देवनामप्री का जो मतलब होता है वो होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है देवनामप्री का मतलब? देवताओं का प्रिय। चलिए भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 30 में पूछा जा रहा है अशोक का अशोक नाम किस अभिलेख से प्राप्त होता है? आपको बताना है कि अशोक का नाम जो अशोक पाया गया है वो किस अभिलेख में पाया गया है? गुर्जरा अभिलेख, या फिर प्रयाग अभिलेख, या फिर मास्की अभिलेख, या डी लिखा हुआ ए और सी दोनों? तो अशोक का अशोक नाम गुर्जरा और मास्की दोनों अभिलेखों में पाया गया है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में ये दोनों अभिलेख मिलते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछ रहा है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध जो था वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इस युद्ध में भयंकर मारपीट और देखकर अशोक का जो मन था वो विचलित उठा और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। किस धर्म को स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 32 पूछ रहा है कलिंग का वर्तमान में नाम क्या है? आपको बताना है कलिंग का जो वर्तमान में नाम है वो क्या है? पटना, असम, उड़ीसा, या फिर त्रिपुरा? तो कलिंग का जो वर्तमान में नाम है वो है उड़ीसा। ठीक है, क्या है? उड़ीसा। आपसे पूछ लेता है कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो कलिंग के राजा कौन थे? तो याद रखिएगा कलिंग के राजा उस समय थे राजा खारवेल। कौन राजा थे? राजा खारवेल। और जो कलिंग की उस टाइम राजधानी थी वो थी तोसली। ठीक है, याद रखिएगा तोसली उसकी राजधानी थी कलिंग की और खारवेल वहाँ के राजा थे, जिसको वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है कलिंग को। चलिए भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। 33 में पूछा गया है कलिंग का राजा खारवेल
किस धर्म को मानता था? आपको बताना है कि कलिंग का जो राजा खारवेल था उसको कौन सा धर्म मानता था। तो कलिंग राजा जो खारवेल था वो जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 34 की। क्या पूछा जा रहा है? भारतवर्ष में सबसे पहले किस राजा ने शिलालेख बनवाने का कार्य किया था? आपको बताना है कि भारतवर्ष में जो सबसे पहले जो शिलालेख बनवाने का कार्य किया गया था वो किस राजा के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछ रहा है अशोक के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? आपको बताना है अशोक का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था? ब्रह्मगुप्त, उपगुप्त, या फिर राधागुप्त, या फिर विष्णुगुप्त? तो अशोक के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राधागुप्त। कौन थे? राधागुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 36 में पूछा गया है अशोक के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? आपको बताना है अशोक के जो धार्मिक गुरु थे वो कौन थे? तो अशोक के जो धार्मिक गुरु थे वो थे उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। 37 में आपसे पूछा गया है अशोक की पत्नी का नाम क्या था? आपको बताना है जो अशोक की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? मीराबेन, स्वरूपा, या फिर त्रिशला, या फिर सुभद्रांगी? तो अशोक की पत्नी का नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी, जो कि चंपा की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? चंपा की। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। 38 में पूछा गया है अशोक के द्वारा लिखाए गए शिलालेख निम्न में किस भाषा में मिलते हैं? आपको बताना है अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखाए गए हैं वो निम्न में किस भाषा में पाई जाती हैं? ब्राह्मी में, या फिर खरोष्टी में, या फिर असमायिक में? तो अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखवाए गए हैं उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि भी है, खरोष्टी लिपि में भी लिखे हुए हैं, और अरमाइक लिपि में भी लिखे हुए हैं। तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं 39 की। पूछा गया है अशोक ने किसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? आपको बताना है अशोक ने जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो श्रीलंका भेजा हुआ था वो किसको भेजा हुआ था? अजातशत्रु को, महेंद्र को, या फिर संघमित्रा को? तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री यानी कि महेंद्र और संघमित्रा दोनों को ही भेजा हुआ था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर पूछा गया है अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़े थे? आपको बताना है अशोक के जो शिलालेख थे वो सबसे पहले किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स विलियम्स ने, या फिर जेम्स कोत्रो, या फिर जेनिस केन ने? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा हुआ था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अगर पूछ ले कब पढ़ा हुआ था तो 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में। 41 पूछा जा रहा है अशोक के द्वारा लिखाए गए शिलालेखों की संख्या है। आपको बताना है अशोक ने जो शिलालेख लिखाए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी जो टोटल संख्या है वो है 14। कितनी है? 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 42। पूछा गया है अशोक के द्वारा लिखे गए 7 स्तंभ अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? यानी कि अशोक ने जो 7 स्तंभ अभिलेख लिखाए थे वो किस भाषा या किस लिपि में मिलते हैं? तो उनकी जो लिपि है वो उनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बात करते हैं 43 की। पूछा जा रहा है अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? अभी जो इससे पहले जो प्रश्न था उसमें पूछा गया था कि अशोक के जो शिलालेख थे
उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो उसको सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। अब पूछा गया है कि उन शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो उनकी जो खोज की थी वो की थी फेनथलर ने। किसने? फेनथलर ने की खोज की हुई थी अशोक के शिलालेखों की। कब की थी अगर पूछ ले तो याद रखिएगा 1750 में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। पूछा जा रहा है अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक के जो शिलालेख लिखाए गए हैं उसमें से जो सबसे लंबा अभिलेख है वो है 7वां। कौन सा है? 7वां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं 40। पूछा जा रहा है कौशाम्बी अभिलेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगर पूछ ले आपसे कौशाम्बी अभिलेख तो वो जाना जाता है रानी का अभिलेख। किस नाम से जाना जाता है? रानी के अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बात करते हैं 46 की। पूछा गया है अशोक का निम्न में सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक के द्वारा जो सबसे छोटा अभिलेख लिखवाया गया था वो था रुम्मीदेई अभिलेख। कौन सा अभिलेख था? रुम्मीदेई अभिलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। पूछा गया है अशोक का सार ए कुना अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है? आपको बताना है कि अशोक का जो सार ए कुना नामक अभिलेख है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो उसको लिखा गया है आरमाइक लिपि में। किस लिपि में? आरमाइक लिपि में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। कह रहा है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? आपको बताना है जो कलिंग युद्ध का जो वर्णन मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो वो मिलता है 13वें अभिलेख में। किस अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। पूछा जा रहा है मगध साम्राज्य में अर्थशास्त्र अधिकारी की संख्या अधिकतम 18 थी, उनको क्या कहा जाता था? आपको बताना है मगध साम्राज्य में जो अर्थशास्त्र अधिकारी हुआ करते थे उनकी टोटल जो संख्या थी वो 18 थी। उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको महापात्र या फिर युचि या फिर तोखरी या फिर संगरक्षक? तो उनको जाना जाता था महामात्र नाम से। किस नाम से? महामात्र नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। पूछा गया है मगध साम्राज्य में प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी उसको क्या कहते थे? आपको बताना है मगध साम्राज्य में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उसको क्या कहा जाता था? ग्राम, ग्रामिक, पंचायत या फिर संघ? तो मगध साम्राज्य की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको ग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्राम। और उसी ग्राम का जो प्रधान होता था उसको ग्रामिक कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामिक उस ग्राम के प्रधान को कहते थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं 51 की। पूछ रहा है अशोक के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है अशोक का जब साम्राज्य अशोक जो थे वो राज्य कर रहे थे उस समय जो प्रांतों की संख्या थी वो कितनी थी? 4, 6, 3 या फिर 5? तो उस टाइम जो प्रांतों की संख्या थी वो थी 5। कितनी थी? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आपसे अगर पूछ ले कि जो प्रांतों का जो प्रांत जो थे उनको कहा क्या जाता था? तो उनको कहा जाता था चक्र। ठीक है, उन्हीं प्रांतों को चक्र कहा जाता था। चलिए भाई बात करते हैं 52 की। पूछा गया है मौर्य समाज की मुद्रा क्या थी? इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उनकी जो मुद्रा थी उसको पढ़ नाम से जानते थे। किस नाम से? पढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 53। पूछा गया है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर बृहद्रथ? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 54 की।
कह रहा है कि नंद वंश को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी, आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब घनानंद के ऊपर आक्रमण किया हुआ था उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता की थी वो किस राजा ने की थी? अजातशत्रु ने, नायक ने, या फिर प्रवर्तक ने, या फिर उदयन ने? तो नंद वंश को समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी राजा प्रवर्तक ने। किस राजा ने? राजा प्रवर्तक ने। अगर पूछ लिए वो कहाँ के राजा थे तो वो कश्मीर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कश्मीर के। ठीक है, चलिए बात करते हैं 55 की। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में सीता भूमि किसको कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, कई बार ये रिपीट हो चुका है। क्या कहा गया है? मौर्य साम्राज्य में जो सीता भूमि कहा जाता था वो किसको कहा जाता था? तो मौर्य वंश में जो सरकारी भूमि होती थी उसको कहा जाता था सीता भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बात करते हैं 56 की। कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक में गुप्तचरों को कहा गया है। तो अर्थशास्त्र में जो गुप्तचरों को जो कहा गया है वो कहा गया है गूढ़ पुरुष। क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। पूछ रहा है बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? उदयन ने, प्रवर्तक ने, पुष्यमित्र ने, या फिर वासुदेव ने? तो बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इसकी जो हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो आज का जो हमने मौर्य वंश का जो टॉपिक लिया था उसको कंप्लीट किया और आपको बताया कि किस किस तरह के मौर्य वंश से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैंने डिस्कस कर दिया। अब आपका मौर्य वंश से अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो इससे बाहर होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए